व्यंजन। नेपाल में सत्ता बदले 2 हफ्ते हो गए हैं, 8 और 9 अप्रैल को, जिसे कि अब जेन जी या जनरेशन जेड के विद्रोह के रूप में जाना गया है। उसकी वजह से वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को न सिर्फ सत्ता छोड़नी पड़ी बल्कि अपने स्थान से भागना पड़ा। और जो सारी बातें वहाँ हुई वो अब एक दुनिया भर में चर्चा और बहस का विषय बनी रही हैं पिछले 2 हफ्तों में, क्योंकि यह एक तरह का बिल्कुल नया तो नहीं, फिर भी जिस तरह से वहाँ के नौजवानों ने एक सोशल मीडिया बैन से ट्रिगर होकर जो विद्रोह किया, वो निश्चित रूप से दुनिया भर की दिलचस्पी का विषय बना है। इसलिए कि आज उस तबके में खासकर और वैसे आमतौर पर जनता के बहुत बड़े हिस्से में जो असंतोष है वो एक ग्लोबल फिनोमिना, एक अंतर्राष्ट्रीय परिघटना बना हुआ है। इसका नतीजा हम लोगों ने अपने देश के आसपास ही देखा, पहले श्रीलंका में, उसके बाद पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान में वो कामयाब नहीं हुआ। वहाँ की मिलिट्री ने, सेना ने जो विद्रोह इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुआ और जिसमें ज़्यादातर नौजवान लोग शामिल थे, उसको दबा दिया, कुचल दिया। फिर बांग्लादेश में, जहाँ ये इसी तरह का एक विद्रोह कामयाब हुआ। और अब नेपाल में पिछले 2 हफ्ते जो गुजरे हैं वो मोटे तौर पर स्टेबिलिटी, स्थिरता को वापस लाने वाला समय रहा है। जो जेन जी के लोग थे और दूसरे लोगों ने एक बहुत ही नई अभिनव किस्म की परिघटना से सोशल मीडिया के जरिए चुनाव किया कार्यवाहक प्रधानमंत्री का, जिन्होंने जो वहाँ की पूर्व चीफ जस्टिस हैं और जिन्होंने अगले 5 मार्च को, यानी कि 6 महीने से के पहले जो सत्ता बदलाव हुआ उसके 6 महीने के भीतर नया चुनाव करवा के नई सरकार को सत्ता सौंपने के प्रति अपने को वचनबद्ध किया है। इस दरमियान सुशीला कार्की की सरकार ने समाज में स्थिरता लाने, शांति लाने के प्रयास किए हैं। काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुआ, ये कोशिशें हुई हैं। लेकिन सवाल फिर से एक बार यह है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि यह तो एक जिसे कहते हैं कि काम चलाऊ व्यवस्था है, केयर टेकर अरेंजमेंट है। 6 महीने के अंदर एक बार चुनाव होंगे और फिर सत्ता जो उसमें विजयी होगी जो पार्टी, उसको और उसके नेता को सौंप दी जाएगी। मुद्दा यह है कि क्या उससे उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा जिनकी वजह से नेपाल के नौजवान इतने ज़्यादा आंदोलित हुए, इतने ज़्यादा वो गुस्से में थे, उनके भीतर इतना ज़्यादा असंतोष भरा हुआ था कि उसका जो विस्फोट हुआ उसने 2 दिन में सब कुछ उलटफेर कर दिया, सब कुछ उलट पुलट दिया और एक बिल्कुल नई परिस्थिति को वहाँ पर पैदा किया। यही सवाल हम लोगों ने बांग्लादेश के सिलसिले में भी देखा था। बांग्लादेश में अभी तक चुनाव हुए नहीं हैं, हालांकि वहाँ के जो मुख्य सलाहकार, ये वैसे तो उन्हीं के हाथ में सत्ता है, वो उनको मुख्य सलाहकार कहा जाता है, जो मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने ये वादा किया है कि वो अगले साल फरवरी में, यानी नेपाल में जब चुनाव होंगे उससे कुछ पहले वहाँ चुनाव कराएंगे और फिर वो सत्ता सौंप देंगे। और ये स्थिति हम लोग पहले श्रीलंका में देख चुके हैं, जहाँ पर जब गोटाबया राजपक्षे की सरकार वहाँ पर बेदखल हुई तो उसके बाद एक कार्यवाहक व्यवस्था हुई और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें एक नई सरकार, हालांकि वो एक मार्क्सिस्ट पार्टी की, मार्क्सवादी पार्टी की सरकार है, के पार्टी के नेता की सरकार है। उनके उस पार्टी के गठबंधन में तो बहुत से दूसरे दल भी शामिल हैं। वो सरकार वहाँ पर काम कर रही है। तो हमारे सामने कुल 3 अनुभव हैं। एक जगह जहाँ विद्रोह हुआ वहाँ पर सरकार बन चुकी है, एक जगह जहाँ विद्रोह हुआ वहाँ अभी तक कार्यवाहक सरकार है और ये लगभग 14 महीने हो चुके हैं वहाँ पर इस घटनाक्रम को हुए। और अब नेपाल में जहाँ 2 हफ्तों में ये चीज़ें हुई हैं, ये दुनिया भर के जो जानकार हैं, जो पॉलिटिक्स के विशेषज्ञ हैं राजनीति के, उनके लिए दिलचस्पी का विषय इसलिए है क्योंकि
यह जो परिघटना है लोगों के असंतोष का, विद्रोह का, ये परिघटना जो पैदा हुई है, जिसके लक्षण हम लोग कभी इंडोनेशिया में, कभी अब किसी अफ्रीकन देश में, फ्रांस में देखने को अभी मिल रहा है, जहाँ पर हजारों हजार बल्कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं। इटली में 2 दिनों से बहुत एक पूरे जो जीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाली हड़ताल हुई है, जो वहाँ के लोगों की अपनी मांग की वजह से भी हुई है, और फ़िलिस्तीन को चूँकि वहाँ की सरकार मान्यता नहीं दे रही है तो उस डिमांड को भी उसमें शामिल किया गया है। लेकिन जो मुख्य बात है, जो असंतोष दिखा है, ये असंतोष एक विश्वव्यापी परिघटना बनता जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो असंतोष का विस्फोट जहाँ जहाँ हुआ, वहाँ पर क्या उन कारणों को दूर करने की कोई राह निकली है जिसकी वजह से ये स्थितियाँ हुई। यह इस बात पर लगभग सहमति बनती जा रही है जानकारों के बीच में कि ये जो चुनावी लोकतंत्र है, जिसे मार्क्सवादी लोग बोर्जुआ डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी वो डेमोक्रेसी जो पूंजीपति चलाते हैं, पूंजीपतियों की पार्टियां ही इसमें भाग लेती हैं, वही चुनाव जीतती हैं। और ये खासकर पिछले 35 साल का अनुभव है कि सरकार में कोई भी पार्टी आ जाए, नीतियां नहीं बदलती हैं, आर्थिक नीतियां नहीं बदलती हैं, आर्थिक नीतियां वैसे ही चलती रहती हैं। जो नीतियां होती हैं वो उन्हीं पूंजीपति तबकों को या जो धनी मानी लोग हैं उनके हितों की सेवा करती हैं। कुछ कल्याण के नाम पर कुछ संसाधन जरूर आम लोगों के पास भी दिए जाते हैं, लेकिन वो उतना नहीं होता है जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। तो इस रूप में यह समझा जा रहा है कि ये जो चुनावी लोकतंत्र है, ये अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। इसमें जो वादा था, इसमें जो संभावना बताई गई थी कि इससे आम लोगों का कल्याण होगा, आम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, लोगों को खुशहाली मिलेगी, वो वास्तव में हुआ नहीं है। पिछले 35 साल में तो ये जो सारी चीज़ें हैं उल्टी दिशा में जाती हुई दिखी हैं। 35 साल पहले कुछ वेलफेयर स्टेट की जो एक परिघटना देखने को मिली थी, उसकी वजह अलग थी। जैसे ही सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ और उसके बाद जो नई दुनिया बनी, उसमें यह देखने को मिला कि यह राजनीति लोगों की मूलभूत समस्याओं को हल नहीं करती है। तो इसके बावजूद चुनाव होते हैं, एक पार्टी जीतती है। पार्टियां जो हैं पिछले 35 साल में अधिक से अधिक भावनात्मक भड़काऊ मुद्दों पर अपने को केंद्रित करती चली गई हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जो लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को उठाते हुए, जिसका कि कोई समाधान उनके पास नहीं होता है। वो सिर्फ एक समुदाय को एक चुनाव में गोल बंद करके वोट लेने की स्थिति होती है, और वो समाधान चूँकि नहीं निकलता है, तो धीरे धीरे लोग अब इस पूरी व्यवस्था से, यह जो सत्ता परिवर्तन होता रहता है एक लीडर से दूसरे लीडर को, एक पार्टी से दूसरे पार्टी को, इससे वो आजीज आ गए हैं। और यही असंतोष हम लोगों को नेपाल में देखने को मिला। जो वहाँ पर जो घटनाएं 8 और 9 सितंबर को हुई, उसकी जड़ में ये बातें थी। बाकी बातें वहाँ बहस अभी भी चल रही है कि उसमें अमेरिका का कितना हाथ था, अमेरिका से जो पैसा पाने वाले NGO हैं उन्होंने क्या किया, ये बहसें चल रही हैं। सोशल मीडिया का क्या रोल रहा, ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन जो असल बात है, जो क्रक्स है, वो जो मूल बिंदु है, वो ये है कि नेपाल में 2008 में जो लोकतंत्र आया, वो लोकतंत्र में आपको कुछ राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। आपको लगता है, जो खासकर जो समाज के ऊपरी तबके हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको लगता है कि एक खुलापन आ गया। लेकिन जो आम लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है, उनकी आज़ादियों में भी कोई बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं होता है। ये सवाल वहाँ भी था, और इसमें इस 8 और 9 सितंबर की घटनाओं को उसकी मुख्य वजह के रूप में देखा जा सकता है। तो सवाल है कि अब जो सरकार बनेगी क्या होगा। अब ये होगा, जो बातें खबरें आ रही हैं वहाँ के ब्लॉग्स में, वहाँ जो लोग अपने सोशल मीडिया पर चर्चाएं कर रहे हैं, वहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया में सब जगह चर्चाएं हो रही हैं कि चुनाव में क्या होगा। अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 15 दिनों के भीतर वहाँ की जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने अपने को रीग्रुप करना शुरू कर दिया है। नेपाली कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी है, जिसके नेता पुष्प कमल दहल, जिन्हें पहले प्रचंड के नाम से जाना जाता था, वो हैं। इन 2 पार्टियों ने कहा है कि वो कुछ आत्म सुधार करेंगे। इन पार्टियों ने कहा है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हम में कुछ खामियां हैं, हम उनको सुधार करेंगे।
लेकिन केपी शर्मा ओली जी की जो पार्टी है वो तो इस बात को लेकर अपनी अडिग है कि वो ये जो विद्रोह हुआ इसको रचा गया उनके खिलाफ, और वो जो हैं वो अपने इरादे पर कायम है कि उनका समर्थन बरकरार है। जब चुनाव होगा तो वो अपने समर्थन को फिर से दिखा देंगे। यह अनुमान हम लोग आज लगा सकते हैं कि नेपाल में जब कभी चुनाव होगा वह मुख्य जो मुकाबला है, जो मुख्य पार्टियां होंगी, ये वही पार्टियां होंगी जिनके व्यवहार से लोग परेशान हो गए थे और उन्होंने ये विद्रोह किया। हो सकता है जेएनजी के कुछ नेता भी चुनाव में उतरें, कुछ ऐसे नए चेहरे भी आएँ, कुछ नई पार्टियां बने, ये संभव है। हो सकता है कि उन्हें कुछ समर्थन भी मिले, जन समर्थन भी मिले, क्योंकि उनकी जो भूमिका हाल में रही है। लेकिन फिर बात घूम फिर कर चुनाव के डायनामिक्स की आती है। जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो दुनिया भर का अनुभव है कि उसमें जो चीज़ें मायने रखने लगती हैं वो आपके पास पैसा है या नहीं, उम्मीदवार की पहचान है या नहीं, जो आप वोट मांगने जब जाते हैं तो लोगों की भावनाओं का ख्याल करके, लोगों की जो पूर्वाग्रह हैं उनको और बढ़ाते हुए या उसको तुष्ट करते हुए आप वोट मांगते हैं। और ये जो गतिशास्त्र है, जो डायनामिक्स है, यही इस चुनाव का वो गतिशास्त्र है जो इसके जरिए किसी बड़े बदलाव को होने नहीं देता है। और अभी की स्थिति यही है कि नेपाल में फिर इसी चुनाव के माध्यम से एक अगली सरकार बनेगी अगले साल मार्च में। या तो ज़्यादा संभव तो यही है कि वो पुरानी जो पार्टियां रही हैं, जो केपी शर्मा ओली की पार्टी है, प्रचंड की पार्टी है, नेपाली कांग्रेस है, एक दो छोटी पार्टियां रही हैं, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी या जनमत पार्टी, ऐसी पार्टियां रही हैं। इन्हीं में से किसी एक या इन्हीं के गठबंधन की सरकार आएगी। घूम फिर कर सवाल वहीं पहुंच जाएगा कि उससे सूरत क्या बदली। हंगामा तो बहुत खड़ा हुआ। ये एक गज़ल की लाइनें हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। क्या सूरत बदलेगी? लोगों के हालात बदलेंगे, लोगों के जो जीवन स्तर है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें वो ऊंचा होगा। ये सवाल नेपाल में है, ये सवाल बांग्लादेश में है, ये सवाल श्रीलंका में है। श्रीलंका में अभी तक कोई बहुत गुणात्मक बदलाव देखने को नहीं मिला है। वहाँ 1 साल हो गए अनुराग दिशानायके की सरकार बने हुए। दिशानायके का इतिहास संघर्षशील रहा है, संघर्ष का रहा है। वो जनता विमुक्ति पेरुमुना, जो एक समय माओइस्ट पार्टी थी और माओइस्ट तरीके से वहाँ पर रिवोल्यूशन के लिए वो काम करती थी, जिस दरमियान काफ़ी हिंसा भी हुई थी और पार्टी का दमन किया गया था। वो उस पार्टी के नेता के हाथ में जब सत्ता आई है तो उससे यह लगता नहीं है कि वहाँ कोई बहुत बुनियादी बदलाव हो रहा है। दिशानायके की सरकार भी IMF की जो ऑस्टेरिटी, जो कम खर्ची की पॉलिसी है, उसे लागू कर रही है। ये नीति जहाँ भी लागू होती है ये लोगों के जीवन स्तर की कीमत पर होती है। ये सारी बातें जो हैं आज इस मुद्दे पर दुनिया के जो जानकार हैं, जो राजनीति शास्त्री हैं, वो विचार कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए। सबको इस बात पर सोचना चाहिए। नेपाल के लोगों को भी सोचना चाहिए, नेपाल के जनरेशन जेड को सोचना चाहिए कि उन्होंने आखिर किस लिए इतना बड़ा उथल पुथल किया। अगर उस उथल पुथल से कोई बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव वहाँ के समाज, अर्थव्यवस्था, लोगों के जीवन स्तर में नहीं आता है तो ये पिछले 2 हफ्ते की वहाँ कहानी यही है। वहाँ पर बहुत सी बहसें हुई हैं, वहाँ कुछ अभिनव जो प्रयोग हुए उसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। पहली बार किसी देश में वहाँ का जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुनी गई वो सोशल मीडिया पर वोटिंग से चुनी गई। डिस्कॉर्ड नाम का जो ऐप है उस पर चर्चा और विचार विमर्श और बाकायदा वोटिंग से वो चुनी गई। ये सब नई बातें हैं, दुनिया के लिए नया अनुभव है। लेकिन यह अनुभव तब सफल माना जाएगा जब इस अनुभव से एक ऐसे लोकतंत्र या एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का उदय हो जो सत्ता में आने के बाद सत्ता के तमाम जो लीवर्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हुए कुछ ऐसे कार्यक्रम और नीति को लागू करे जिससे समाज में सूरत बदले। आज बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे। आज आप सबको मेरा नमस्कार।